गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का 5th लेसन तक जो है सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है और आज से न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लेसन 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, और इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर देते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्म में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी बाकी दोषी है या निर्दोष है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। देखिए, निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का मतलब है कि क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है। देखिए, क्या आपने सरकारी वकील के बारे में सुना है, सरकारी वकील क्या होता है। तो देखिए, इस लेसन में हमें पढ़ना है कि इसमें आपको एक कहानी दी गई है, चोरी की काल्पनिक घटना के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमें अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया हुआ है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी को ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। देखिए, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले आज हम पुलिस की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी भी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोषी साबित नहीं हो रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल करती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। ये तय करना काम है न्यायालय का और ये काम न्यायालय में करते हैं न्यायाधीश, और न्यायाधीश ही तय करते हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। देखिए, जैसे ही आपने कानून के प्रशासन के बारे में तो पहले पढ़ लिया है, इसका सीधा मतलब होता है कि हर व्यक्ति को देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इस कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि वो किसी को ना तो सता सकते हैं, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे मोटे अपराध के लिए भी पुलिस को किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 22 के अनुसार फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तारी होती है, और देखिए, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार होता है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। और पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी गाइडलाइन के बारे में थोड़ा और आपको चर्चा करके डिटेल से बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की हुई है। इन नियमों के मुताबिक जो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जज हैं उनके डी.के. बसु, उनके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गिरफ्तारी या जांच के पहले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान या नाम पट्टी या पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाना चाहिए। उसमें गिरफ्तारी के समय तारीख का उल्लेख भी होना चाहिए और उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का एक व्यक्ति हो सकता है। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए और पूछताछ की जाए।
ऐसे व्यक्ति को अपने किसी भी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उसे जिले के बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 18 से 12 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तारी के समय स्थान हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जाती है। देखिए अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करती हैं। देखिए न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। आमने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून के दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। देखिए अगर निष्पक्ष सुनवाई में अगर जो फेयर ट्रायल होता है वो क्या होता है, फेयर ट्रायल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कल्पना करें कि न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी भी तरह संचालित करते हुए क्या हो सकता है। अगर अदालत को शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयान की नकल ना दी होती तो क्या होता। देखिए अगर न्यायाधीश किसी ऐसी मुकदमा चलाते हैं जहाँ शांति और सुशीला दोनों ही नहीं जा सकते थे। देखिए न्यायाधीश शांति के अधिवक्ता रॉय को भी अभियोजन की ओर प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए कहानी का मैं टॉपिक आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए जो जज का काम है वो निष्पक्ष होना चाहिए और हमारे जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है। देखिए जो दोषी हैं वो उनको सज़ा होती है और उन पर जुर्माना भी लगाए जाते हैं। देखिए जो निर्दोष हैं उनको जेल नहीं भेजा जाता है। हमारे संविधान के हिसाब से जो जो दोषी लोग हैं वो ही जेल जाते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन यहीं फिनिश होता है। कल से मैं इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।